दहेज का नकाब। अंकित और आशमा के परिवार में उनकी नन्ही सी बेटी श्वेता और साहिल थे। दोनों ही बच्चे बड़े प्यारे थे। दोनों का बचपन बड़े ही आराम से गुजरा। धीरे धीरे बचपन की दहलीज को पार करके उन्होंने जवानी में कदम रखा। एक दिन श्वेता अपने पापा की गाड़ी लेकर कॉलेज गई। उनकी गाड़ी एक सेठ के बेटे आदित्य से टकरा गई। वह ज़ोर से आदित्य को ऊंची आवाज़ करके बोली, तुम्हें मेरी गाड़ी की भरपाई करनी पड़ेगी। आदित्य ने अपनी जेब से 1000 का नोट निकाला और श्वेता को देकर बोला, अपनी गाड़ी ठीक करवा लेना। श्वेता ने नोट उसकी तरफ देखते हुए बड़े रोबीले अंदाज में कहा, बड़े आए नोट की धौंस दिखाने वाले। श्वेता सोच रही थी कि बड़ी मुश्किल से उसके पापा ने अपनी गाड़ी आज उसे चलाने के लिए दी थी और आज ही गाड़ी को थोड़ा सा नुकसान हो गया। श्वेता के पिता एक मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। आदित्य के पिता और अंकित के पिता दोनों दोस्त थे, एक ही कार्यालय में काम करते थे। आदित्य के पिता के अंकित के पिता से अच्छे संबंध थे। उनके ऑफिस में उनके देख रेख अंकित के पिता ही करते थे। वह अपने कार्यकर्ताओं में सबसे ज़्यादा विश्वास अपने दोस्त अंकित पर ही करते थे। एक दिन अंकित अपनी पत्नी आशमा के साथ उनके घर आए हुए थे। व्यापार की बढ़ोतरी में सबसे ज़्यादा योगदान उनके दोस्त अंकित का था। उन्होंने अपने घर में एक दावत का आयोजन किया था। उसने अपने सभी रिश्तेदारों मित्रों को बुलाया था। अंकित और उसकी पत्नी आशिमा भी वहाँ पर पहुँच गए थे। जैसे ही पार्टी ख़त्म हुई, उन्होंने कहा कि आज मैं इस खुशी के अवसर पर अपने बेटे आदित्य का रिश्ता अपनी दोस्त की बेटी श्वेता के साथ करना चाहता हूँ। सभी परिवार के लोग बहुत ही खुश थे। अंकित बोले, देखो दोस्त, आज तुम्हारे सक्षम मैं अपने घर की स्थिति पहले ही उजागर कर देना चाहता हूँ। मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है। वह हर काम बड़ी चतुराई से करती है। वह मेरी शान और शौकत है। मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों ही मेरी शान है। उन दोनों को मैंने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मैंने अपने दोनों बच्चों को यही शिक्षा दी है कि बड़ों का सम्मान करो और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाओ। चुप बैठो मत। आप अगर अपने बेटे की शादी सचमुच ही मेरी बेटी श्वेता से करना चाहते हैं तो आपको मेरी बात का मान रखना होगा, नहीं तो आप आज इस रिश्ते से इनकार कर देना। हमें बुरा नहीं लगेगा। हमने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी है। जो कुछ हमसे बन पड़ेगा हम अपनी बेटी की शादी के वक्त दे देंगे। आप लोगों की फरमाइश नहीं होनी चाहिए। मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ कुछ भी दहेज नहीं दूंगा। मैं अपने घर में जिस किसी की बेटी को ब्याह कर लाऊंगा उससे भी कुछ दहेज नहीं लूँगा। आपको मेरी इस बात का मान रखना होगा। आपको अगर मंजूर है तो यह रिश्ता पक्का, वरना फिर भी हम दोस्त ही रहेंगे। इन बातों से हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं आएगा। प्रकाश बोले कि मैं कुछ भी दहेज नहीं मांगूंगा। जैसी तुम्हारी बेटी वैसी मेरी बेटी। रिश्ता पक्का हो गया। अंकित और आशिमा दोनों खुश थे कि उनकी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया था। घर आकर अंकित ने अपनी बेटी श्वेता को बुलाया। श्वेता पीएचडी कर रही थी। वह डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके पापा बोले कि बेटी, हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया अपने दोस्त के बेटे आदित्य के साथ। आज वे तुम्हें देखने आ रहे हैं। वह सोच रही थी कि मेरे पापा बिना मुझसे पूछे मेरे रिश्ता भी तय कर आए। वह लड़का अगर शराबी या मुझसे लड़ाई करने वाला हुआ, उसने मेरे पापा से दहेज मांग लिया तो क्या होगा। उसने अपने पापा से कहा कि पापा, आपने मुझसे बिना पूछे रिश्ता पक्का कर दिया। उसके पापा बोले, मेरे दोस्त का बेटा है, वह उच्च खानदान का है, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। वहाँ पर नौकर चौकर होंगे, गाड़ी होंगी, बंगला होगा। धन दौलत से क्या होता है? धन दौलत तो इंसान कभी भी कमा सकता है। इंसान के पास अच्छी योग्यता हो। इंसान का सबसे पहला गुण तो उसकी अच्छाई होती है। वह सकारात्मक विचार वाला होगा तो ठीक है। पापा, आपने पहले उनको परख लेना चाहिए था। उन्होंने अगर दहेज की मांग कर दी तो आप दहेज कहाँ से लाएंगे? मैं अपने पापा की छवि को धूमिल नहीं होने दूंगा।
मैं तो उस इंसान के साथ भी शादी करने के लिए तैयार हूँ जो मुझे हर तरह से खुश रखे, मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखे, मेरे परिवार वालों की इज्जत करे, वह चाहे किसी गरीब परिवार का ही हो। शादी में दोनों परिवार की मर्यादाओं का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। शादी इंसान जीवन में एक बार ही करता है, पहली बार ही गलत चुनाव हो गया तो सारी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। उसके पापा बोले, मेरी बेटी ने न जाने इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी, मैं तो अभी तक तुझे बच्ची ही समझता था। हाँ, अगर तूने अपने लिए कोई न कोई पहले से ही पसंद किया है तो तू मुझसे साफ साफ बता दे, मैं उसी लड़के से तुम्हारी शादी कर दूंगा जिससे तू चाहेगी, क्योंकि तुम अब बड़े हो गए हो, अपने भले बुरे का ज्ञान तुम में हमसे ज़्यादा है। हम हंसते हंसते तुम्हारी शादी उस लड़के से कर देंगे जिस व्यक्ति के साथ तुम शादी करना चाहती हो। श्वेता बोली कि आपकी बेटी अपने पापा के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। अब आपने मेरे लिए जिसे चुना होगा तो ठीक ही होगा। उसके पापा अपनी बेटी की बात सुनकर खुश हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह दिन भी आ गया जिसका कि हर लड़की को इंतज़ार होता है। शादी को केवल 7 दिन रह गए थे। प्रकाश के दोस्त सक्सेना उनके घर आए हुए थे। वह अपने बेटे के लिए श्वेता को बहू बनाकर लाना चाहते थे। उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने प्रकाश को कहा कि श्वेता की चाल चलन ठीक नहीं है, वह तो लड़कों के साथ घुल मिलकर बातें करती है, वह भी शाम के समय। आपको यकीन न हो तो आप 7 बजे कोलाबा रेस्टोरेंट के पास मिलना, वहाँ अपनी आँखों से देख लेना। सक्सेना ने श्वेता की सहेली रूही को बुलाया और कहा कि अगर तुम इस बार अपनी फीस भरने के लिए रुपये का इंतज़ाम करवाना चाहती हो तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। तुम अपनी सहेली श्वेता को फ़ोन करके कहना कि 7 बजे कोलाबा रेस्टोरेंट में शाम को आकर मैं तुम्हें नोट्स लेना चाहती हूँ। मैंने जो नोट्स बनाए हैं वह तुम्हें देना चाहती हूँ। तुम उसे वहाँ पर बुला लेना। उस रेस्टोरेंट में तुम मत आना। अपने भाई राजू को भेज देना, कहना कि कृपया मेरी सहेली से नोट्स लेकर आ जाना। शाम को 7 बजे रूही ने अपनी दोस्त श्वेता को कोलाबा रेस्टोरेंट में बुलाया। श्वेता ने अपने पिता को कहा कि मैं कोलाबा रेस्टोरेंट जाना चाहती हूँ, वहाँ से मैं अपनी दोस्त से नोट्स लेकर आना चाहती हूँ। उसके पिता बोले, बेटा इसमें पूछने की क्या बात है, ज़रूर जा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। वह अपने दोस्त से मिलने चली गई। काफ़ी देर तक होटल में। शाम 7:30 बजे के करीब राजू आकर बोला, शायद आप रूही को ढूंढ रही हैं, उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। राजू ने चाय का ऑर्डर दे दिया। उसने कहा कि दीदी ये नोट्स भेजे हैं। वह बोली, तुम अपना घर का पता बता देते तो मैं वहीं आ जाती। राजू बोला, कोई बात नहीं, इस बहाने चाय भी पी लेंगे। जब जाने लगे तो अचानक श्वेता का पैर फिसला, नीचे गिरने ही वाली थी, तभी राजू ने उसे ऊपर उठा लिया। सक्सेना के आदमियों ने उन दोनों की तस्वीर खींच ली। प्रकाश ने स्वयं उन दोनों को वहां पर होटल में चाय पीते देखा। उनको शक हो गया कि उसके दोस्त की बेटी का चरित्र अच्छा नहीं है। जब सक्सेना उन्हें तस्वीर दिखाई तो वह हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि हम ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। वह अपने दोस्त के साथ भी खफा खफा रहने लगा। सक्सेना ने कहा कि आप ज़रा भी क्रोधित न हो, ठीक ही हुआ आपको शादी से पहले ही इस बात की जानकारी हो गई, नहीं तो आपके बेटे का जीवन नष्ट हो जाता। आप शादी से इनकार मत कीजिए। आप जब बारात लेकर जाएंगे तब आप 10 लाख रुपये दहेज मांगना। वह 10 लाख रुपये दहेज नहीं दे पाएंगे। आपका बेटा भी बच जाएगा। प्रकाश मान गए। शादी की तैयारियां चल रही थी। बारात भी पहुंच चुकी थी। सारी रस्में हो चुकी थी। केवल फेरे बाकी थे। सभी खुश नज़र आ रहे थे। अंकित ने अपने छोटे से घर को बहुत अच्छे ढंग से सजाया हुआ था। श्वेता भी खुश नज़र आ रही थी। आज वह अपने घर को छोड़कर अपने बाबुल के आंगन को अलविदा कहकर पराई हो जाएगी। अंकिता को जोर का शोर सुनाई दिया। उसे शादी के लिए तैयार किया जा चुका था।
लाल जोड़े में बहुत ही सुंदर नज़र आ रही थी। उसकी सहेलियां उसे तैयार करती हुई कह रही थी कि नज़र का टीका लगा दो। बाहर दूल्हे के पिता ने मांग रख दी थी कि 10 लाख रुपये दहेज में दो, तभी हम बारात लेकर जाएंगे। उसके पापा को चक्कर ही आ गया कि किसी न किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला। अंदर आकर आशिमा को बोले, आज अचानक मेरे दोस्त ने 10 लाख रुपए दहेज की मांग रख दी। मैंने पहले ही अपनी स्थिति उनके सामने उजागर कर दी थी। आज अचानक शादी के मौके पर मेरा जो अपमान होगा, अब मैं क्या करूँगा, कैसे सबको मुंह दिखाऊंगा। आज वह अपने आप को एक बहुत ही छोटा सा इंसान समझ रहे थे। श्वेता ने अपने पापा को चुप कराया, बोली, पापा चुप हो जाएं। माँ, पापा आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर देखती हूँ। अंकिता अपनी बेटी को रोकते रही। श्वेता बाहर आकर बोली, मेरे पापा से दहेज में 10 लाख रुपए की मांग की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी इसी समय आप लोगों से रिश्ता तोड़ती हूँ। जो दहेज की खातिर मुझसे झूठा रिश्ता करना चाहते थे, आपको पहले ही मेरे पापा ने सब कह दिया था। आज अचानक हमारी बेइज्जती करने की आपको क्या सूझी? आप मेरे पिता को क्या समझते हो? उन्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुझे और मेरे भाई को अच्छी शिक्षा दी है। मैं आज चुप नहीं रहूँगी। आप अपनी बारात खुशी से लेकर वापस जाओ। हम आपको कुछ भी दहेज नहीं देंगे। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, यह मत सोचना मैं रो रो कर अपना नष्ट कर लूँगी। समझदार हूँ, अपने लिए कोई योग वर ढूंढ सकती हूँ। ऐसे रिश्ते से तो कुंवारी रहना मुझे मंजूर है। अच्छा हुआ पहले ही जानकारी हासिल हो गई, नहीं तो सारी उम्र भर पछताना पड़ता। अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है। मेरे माता पिता भी रोने वाले में से नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्वेता ने आदित्य को बुलाकर कहा कि तुम भी दहेज की मांग करते हो? वह बोला, मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। बारात वापस जा चुकी थी। थोड़ी देर पहले जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, वहाँ चुप्पी छाई थी। बारात में आए हुए लोग चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। सुनीता ने घोषणा की कि कोई भी मेहमान खाना खाए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। आप सभी सोचो, आपके घर में भी बेटियाँ होंगी। हम दहेज के लालची लोगों के हाथों कब तक अपनी बेटियों को यूं ही नष्ट करवाते रहेंगे, क्योंकि हमें उनकी कठपुतली बनकर उनके इशारों पर नाचना होगा। नहीं, आजकल की बेटियां बेटों से कम नहीं, वह भी इज्जत में अपने लिए रोटी का जुगाड़ अच्छे ढंग से कर सकती हैं। हम सब नारी शक्ति दहेज लेने वालों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे तो कोई भी बहन अपने घर से बेघर नहीं होगी। इसके लिए हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। रिश्ता टूटता है तो इसका अफसोस नहीं मनाना चाहिए। रिश्ता तो फिर भी कहीं भी किसी से जुड़ सकता है। हमें अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार और अच्छे गुण उनमें विकसित करने हैं। सभी परिजन खाना खाने लगे। वह उठकर श्वेता को शाबाशी देने लगे थे। कुछ एक लोग बीच में भीड़ में ऐसे भी होते हैं जो कहने लगे, अब क्या होगा, यह सारी उम्र भर कुंवारी रहेगी। श्वेता भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वह बोली, नकारात्मक सोच वाले लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं, आप जा सकते हैं। श्वेता ने अपने आप को जल्दी संभाल लिया। वह एक जगह कॉलेज में पढ़ाने का काम करने लग गई थी। कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ाना। एक दिन उसकी मुलाकात साक्षी से हुई। वह बहुत ही उच्च खानदान की लड़की थी। वह भी प्रोफेसर शुक्ला से ट्यूशन पढ़ रही थी। वह प्रोफेसर श्वेता के कॉलेज में थे। उनकी पत्नी बीमार थी। अपनी पत्नी को देखने के लिए विदेश जा रहे थे। प्रोफेसर शुक्ला ने श्वेता को कहा कि तुम्हें मेरी एक विद्यार्थी को ट्यूशन पढ़ानी है। वह भी एक लेक्चरर बनना चाहती है। मुझे पता है तुम बहुत होशियार लड़की हो, उससे तुम्हें मैं मिलाना चाहता हूँ। डॉक्टर शुक्ला ने उसे साक्षी से मिलवाया। डॉक्टर शुक्ला ने साक्षी को कहा कि तुम श्वेता से अपनी ट्यूशन जारी रखना। यह केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाती है। मैं 6 महीनों की छुट्टी जा रहा हूँ। तुम इनके पास अपनी ट्यूशन जारी रख सकती हो।
साक्षी श्वेता से ट्यूशन लेने लग गई थी। श्वेता जो कुछ भी पढ़ाती उसे अच्छी तरह से समझ आ जाता था। वह उन्हें अपना गुरु और एक अच्छी दोस्त मानने लगी थी। कॉलेज के बाहर ऐसा लगता मानो वे दोनों सहेलियां हों। उनमें उम्र में 5 साल का ही अंतर था। एक दिन साक्षी ने श्वेता को कहा कि मेरी शादी तय हो चुकी है, आपको मेरी शादी में अवश्य आना है। आप मेरी गुरु हो, अच्छी दोस्त हो। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए एक अच्छे परिवार में मेरा रिश्ता तय किया है। उसने शादी का कार्ड श्वेता को थमा दिया। शाम को अंगूठी की रस्म पार्टी थी। उसने अपनी अध्यापिका श्वेता को भी सगाई में बुलाया था। जब आदित्य ने साक्षी को अंगूठी पहनाई तो वो आदित्य को देखकर हैरान हो गई। आदित्य की नज़र उस पर नहीं पड़ी। श्वेता बीमारी का बहाना करके वहाँ से खिसक गई। शाम को आकर श्वेता ने अपने माता पिता और भाई साहिल को सारी कहानी सुनाई। किस प्रकार पापा के प्रकाश अंकल आदित्य का रिश्ता मेरी शिष्या के साथ जोड़ना चाहते हैं। दूसरे दिन शाम को साक्षी पूछते पूछते अचानक श्वेता के घर आई। वहाँ पर उनकी मुलाकात साहिल से हुई। वह साहिल को देखकर खुश हुई। साहिल बोला कि श्वेता तो घर पर नहीं है। अचानक साक्षी बोली, शाम को वह अचानक जल्दी ही पार्टी छोड़कर निकल गई। मैं सगाई की मिठाई लेकर आई हूँ। साहिल बोला, मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। जहाँ पर आपकी शादी हो रही है वहीं पर पहले मेरी बहन का रिश्ता आदित्य से होने जा रहा था। आदित्य के पिता और मेरे पिता दोनों एक ही कार्यालय में काम करते हैं। उन्होंने शादी के समय हमसे 10 लाख रुपये की मांग रखी। पहले उन्होंने कहा कि हम कुछ भी दहेज में नहीं लेंगे। अचानक शादी वाले दिन उन्होंने 10 लाख रुपये मांगे। मेरी बहन बड़ी खुददार है। वह बोली, आपने मेरे पिता को गुमराह किया। जब हमने अपनी स्थिति पहले ही उजागर कर दी थी तब तो आपने कहा था कि हमें दहेज नहीं चाहिए। अचानक ऐसा क्या हुआ जो आपने शादी वाले दिन हमारे साथ हंगामा खड़ा किया। साक्षी को उसकी बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगी कि वह भी तो ऐसे इंसान के साथ शादी करने जा रही थी जो दहेज के लालच में एक बार अपनी बारात वापस लौटा चुका है। मेरे पापा तो धनी हैं, श्वेता का इसमें क्या कसूर था। ठीक ही किया श्वेता ने। वह साहिल को बोली, अच्छा हुआ तुमने मुझे आदित्य की सच्चाई बता दी। यह बात मेरे और तुम्हारे अलावा कोई न जान पाए। साहिल बोला, ठीक है। आदित्य की बारात सेठ रूपदास की कोठी में ठीक समय पर पहुंची। कोठी को इतनी भव्य तरह सजाया हुआ था। चारों ओर शादी का माहौल था। बारात आ गई थी। सब लोग बारातियों का स्वागत कर रहे थे। बारात का स्वागत करने के उपरांत फेरों का मुहूर्त निकाला जाना था। साक्षी ने 2 पुलिस अधिकारियों को भी फोटोग्राफर बनाकर सारी सच्चाई अवगत कराने के लिए वहां पर बुलाया था। फेरों के लिए वर वधू दोनों पहुंच गए थे। श्वेता भी साक्षी की शादी में आई थी। प्यारी सी साड़ी में लिपटी बहुत ही सुंदर लग रही थी। साक्षी ने जोर से कहा, मैं शादी करने से पहले दूल्हे और उसके माता पिता से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछने की इजाज़त है। दूल्हे के माता पिता बोले, पूछो बेटी। वह बोली, पहले आप बताओ कि आपने पहले किसी की शादी का झूठा वादा देकर तो नहीं छोड़ा। मैं आज भरी महफिल में पूछना चाहती हूँ। आदित्य के माता पिता बोले, मेरे बेटे ने तो किसी के साथ भी रिश्ता नहीं रखा। वह बोली, माँ पापा, आज आप मेरे सास ससुर बनने जा रहे हो। क्या कभी भी आपने किसी को भी नहीं ठुकराया? वह बोले, नहीं। साक्षी बोली कि आप अपनी बारात लेकर वापस जा सकते हो। मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। आप लोगों ने 10 लाख रुपए का दहेज मांगने की इच्छा की थी। आपने मेरी सहेली की बारात मंडप से वापस लौटाई थी।
साक्षी बोली कि मैं ऐसे झूठों लोगों के साथ कभी भी रिश्ता नहीं करूँगी जो दहेज के लालची हों। आदित्य के पापा बोले, हमें यह सब सक्सेना जी ने कहा था कि वह अच्छी लड़की नहीं है। आपने मेरी सहेली के चाल चलन में क्या बुराई देखी? प्रकाश बोले कि वह शाम को किसी से मिलने होटल गई थी और उसकी फ़ोटो किसी लड़के के साथ थी। वह मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने इस बात पर रिश्ता तोड़ दिया। आप असलियत तो पता करते। आपके बेटे ने भी तो श्वेता के साथ शादी करने के लिए इनकार कर दिया। आजकल तो रिश्ता तोड़ने के लिए किसी भी लड़की का फ़ोटो लेकर किसी भी लड़के के साथ जोड़कर झूठी मूठी कहानी गढ़ देते हैं। आपको ज़रा भी विश्वास होता तो आप उन दोनों को अच्छे ढंग से पूछ लेते। उस लड़की में तो कोई बुराई नहीं है। मैं भी आपसे शादी करने से इनकार करती हूँ। आप अभी के अभी इस वक्त बारात वापस लेकर जाओ। साक्षी बोली कि मैं अपने लिए लड़का खुद ढूंढ लूँगी। उसकी नज़र साहिल पर पड़ी और वह साहिल की तरफ देखकर बोली कि आज आपको मैं अपना साथी चुनना चाहती हूँ। क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? साहिल बोला, मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ। मैं आपको वह खुशियाँ तो नहीं दे सकता जो आप यहाँ प्राप्त करती थी, लेकिन मैं एक अच्छा साथी साबित होकर आपको हर खुशियाँ देने की कोशिश करूँगा। दोनों की शादी उसी वक्त हो जाती है। आदित्य अपना सा मुँह लेकर अपने माता पिता के साथ लौटने लगता है। तभी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने लगती है। तुमको दहेज मांगने के जुर्म में 1 साल की कैद हो सकती है। श्वेता आकर पुलिस को कहती है कि आप इनको माफ़ कर दें। अब इस बात को बहुत समय हो चुका है। श्वेता की सहेली आदित्य को सारी सच्चाई बताती है। उसे 10,000 रुपये देकर अपनी सहेली के खिलाफ जाने के लिए कहा गया था। मैंने अपने भाई राजू को नोट्स देने भेजा था। उन दोनों का कोई कसूर नहीं था। आदित्य श्वेता को कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वह बोली, मैं उस इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो अपना फ़ैसला खुद नहीं ले सकता। श्वेता ने पुलिस इंस्पेक्टर को कहा कि इन्हें माफ़ कर दो। वह अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चले जाते हैं।